हाँ, नमस्कार साथियों। ये वीडियो जो है ये रीट लेवल 1 का जो पर्यावरण अध्ययन विषय है उस विषय में तीसरी यूनिट है व्यवसाय। उसमें एक टॉपिक है सहकारी समितियाँ। उस सहकारी समिति से संबंधित यह वीडियो है, जिससे पहली ही वीडियो आप इससे पहले देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस पहली वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें जो टॉपिक हमने पढ़ाए थे उनका एक बार ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे देती हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऑल एजुकेशन प्लेनेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमने राजस्थान की सहकारिता पढ़ ली है। पहले टॉपिक में सहकारिता क्या होती है वो पढ़ ली थी। सहकारिता के सिद्धांत, सहकारिता की परिभाषा, सहकारिता की विशेषता, अधिनियम, सहकारिता के क्षेत्र। सहकारिता के क्षेत्र हमने पढ़ लिए थे। अन्य सहयोगी संस्था भी हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इतना हमने पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सहकारिता का उद्देश्य, उसके असफल होने के कारण, प्रमुख सहकारी समितियाँ आदि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सहकारिता के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है सहकारिता के? ग्रामीण कृषक, भूमिहीन मजदूर, निम्न आय वर्ग एवं दलितों को रोजगार व ऋण तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर जीवन स्तर में सुधार करना। सहकारिता का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं उनको, जिनके पास भूमि नहीं है, वो मजदूर हैं, उनको, निम्न आय वर्ग के लोग व दलित लोगों को रोजगार दिलाना या फिर स्वरोजगार के लिए उसका ऋण उपलब्ध करवाना, और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता की यदि उसे आवश्यकता हो तो उसको पूरा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा करके उनके जीवन स्तर का सुधार करना ही सहकारिता का मेन उद्देश्य है। उसके अलावा आर्थिक विकास में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। धन का सदुपयोग करना, सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायता करना, शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तर को सुधारना, नगद विपणन की व्यवस्था करना, सहकारी ऋणों के माध्यम से उत्पाद हेतु पूंजी की उपलब्धता की सुनिश्चितता सुरक्षित करना। तो ये थे इसके मुख्य उद्देश्य। अब सहकारिता जो है वो असफल क्यों हो, किस वजह से असफल रही, यानी कि इसमें ज़्यादा सफलता इसको हासिल नहीं हुई। सहकारी संगठन के कर्मचारी तथा श्रमिकों में कुशलता का अभाव और प्रशिक्षण की कमी के कारण, सरकार द्वारा अंकेक्षण, सहकारी समितियों का पंजीकरण आदि के माध्यम से इन संगठनों की स्वायत्तता को कम करती है। सहकारी संगठन में कुशल नेतृत्व का अभाव होता है। निजी संगठनों से प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहते हैं ये, क्योंकि निजी संगठनों का ढांचा और वित्तीय संगठन अधिक मजबूत होता है। इस वजह से सहकारी संगठन निजी संगठनों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। लाभ उद्देश्य नहीं होने के कारण व्यवसाय की भावना विकसित नहीं हो पाती है, यानी कि सहकारिता का जो उद्देश्य है वो लाभ का उद्देश्य नहीं है। इस वजह से इसमें व्यवसाय की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है। अशिक्षित तथा प्रशिक्षण का अभाव, अशिक्षा, लोग जो है वो अशिक्षित हैं और उनमें किसी भी कार्य को करने के कौशल का प्रशिक्षण की कमी है। सहकारिता के प्रति जागरूकता की भी कमी है। सामाजिक असमानताओं व कुरीतियों के कारण भी सहकारी समितियां सफल नहीं हो पा रही। अब सहकारी समिति से संबंधित कुछ योजनाएं चली हुई हैं, उन कुछ मुख्य योजनाओं की बात हम करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि योजना क्या थी, उसका उद्देश्य क्या है, उस योजना से क्या लाभ हुआ और उसका प्रारंभ कब हुआ। बस हम इतनी सी बात इसमें करेंगे। सबसे पहला है उपज रखन ऋण योजना। पहली योजना है उपज रखन ऋण योजना। इसका प्रारंभ 1 जून 2020 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसानों को उपज रखने हेतु प्रोत्साहित करना। 5500 ग्राम सहकारी समितियों की सहायता से ऋण उपलब्ध
करवाना, यानी कि जो किसान हैं उनको 5,500 ग्राम सहकारी समितियां बनाई गई, उनकी सहायता से उनको ऋण उपलब्ध करवाना। इसके लाभ क्या हुए? उपज जो भंडारित की गई उसका 70% ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसके लाभ होंगे कि जो भी उपज, किसानों की जो उपज है उसको भंडारित किया जाएगा और जितना भी उसका 70%, जितनी उपज भंडारित होगी उसका 70% ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरी जो योजना थी वह थी सहकार जीवन सुरक्षा योजना। सहकार जीवन सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ हुआ 13 अक्टूबर 2008 को। इसमें कौन लाभार्थी हो सकते हैं, कौन इसका लाभ ले सकते हैं इस योजना का? सहकारी बैंक से उधार प्राप्त करता स्टाफ, जो भी सहकारी बैंक से उधार लेता है या ऋण लेता है वह इसका लाभार्थी हो सकता है। उस लाभार्थी की आयु 18 से 75 वर्ष की हो सकती है। इस योजना का लाभ क्या है? लाभ का नाम ही है सहकार जीवन सुरक्षा योजना, यानी कि सहकार जीवन सुरक्षा योजना का लाभ है कि जितना भी ऋण लिया गया था उसके बराबर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक का ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत बीमा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सहकार सुगम कार्ड। सहकार सुगम कार्ड, इस योजना की शुरुआत हुई थी 3 मई 2002 को। कोई भी लघु और अति लघु उद्यमी दस्तकार व्यवसायी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध है। सहकार सुगम कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक के ऋण की आवश्यकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। वो लघु उद्यमी हो सकता है, बहुत ही छोटा उद्यमी हो सकता है, दस्तकार व्यवसायी कोई भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट चौथी योजना है संजीवनी योजना। संजीवनी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 18 मई 2001 को। 18 मई 2001 को इसका संचालन राजफेड द्वारा किया जाता है। संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राजफेड द्वारा। इसका उद्देश्य है कमजोर व मृतप्राय सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ऐसी सहकारी समिति जो प्राय मृतप्राय से मतलब है जो कि लगभग बंद होने के कगार पर हैं और बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, ऐसी सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का इसका उद्देश्य है। संजीवनी योजना, नाम भी इसका संजीवनी है कि मरते आदमी को जीवन देना, तो इसी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, संजीवनी योजना। नेक्स्ट है सर्वप्रिय योजना। सर्वप्रिय योजना, जो सबको प्रिय हो ऐसी योजना। इस योजना का शुभारंभ हुआ था सितंबर 2000 में। सितंबर 2000 में इसका उद्देश्य है जनता को सस्ती व शुद्ध वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। सर्वप्रिय यानी कि ऐसी वस्तुओं को दुकानों पर उपलब्ध करवाना जो सबको प्रिय लगे। और सबको कौन सी चीज़ प्रिय लगेंगी? जो सस्ती हो और शुद्ध हो और सही के सस्ती होगी तो सही दाम पे वैसे ही मिल जाएगी। तो इसका उद्देश्य हो गया जनता को सस्ती व शुद्ध वस्तुएं उचित मूल्य की दुकान से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। उसके बाद है ज्ञान सागर ऋण योजना। नेक्स्ट है ज्ञान सागर ऋण योजना। ज्ञान सागर, ध्यान रखना इसका नाम है ज्ञान सागर, जो ज्ञान का सागर है। प्रारंभ हुआ 11 सितंबर 2002 से। 18 से 30 वर्ष की आयु के लोग इसके लिए इस योजना को प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ क्या है? उच्च तकनीकी एवं व्यवसायी शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। ज्ञान सागर, ज्ञान से ही समझ में आ गया कि ये किसी न किसी शिक्षा से संबंधित है, तो तकनीकी व व्यवसायी शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट योजना है सहकार प्रभा योजना। सहकार प्रभा योजना 10 मई 2001 से इसकी शुरुआत हुई। सहकार प्रभा योजना इसकी संचालक जो है वो प्राथमिक सहकारी विकास बैंक है। प्राथमिक सहकारी विकास बैंक। इस योजना के अंतर्गत कृषि व संबद्ध कार्यों व कुटीर व ग्रामीण दस्तकारी कार्यों हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। 3 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है और अधिकतम 5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा इस योजना में है। सहकार प्रभा योजना, इसमें क्या काम करती है? ये ऋण उपलब्ध करवाने के काम करती है। कृषि या इससे संबंधित कोई भी कार्य या लघु व कुटीर ग्रामीण दस्तकारों के कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य
करती है। तो ये थी 6-7 सहकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अब हम बात करेंगे सहकारिता से संबंधित समितियां। सहकारिता से संबंधित समितियां कौन कौन सी थी? हमारा टॉपिक ही है सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों में सबसे पहली है एडवर्ड लॉ समिति या भारतीय अकाल आयोग 1901। एडवर्ड लॉ समिति या भारतीय अकाल आयोग 1901। एडवर्ड लॉ समिति ने ग्रामीण कृषि बैंक के गठन की सिफारिश की। इस समिति ने क्या किया था? ग्रामीण कृषि बैंक के गठन की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय सहकारी साख अधिनियम 25 मार्च 1904 को पारित किया गया। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि ऐसी उस समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण कृषि बैंक के गठन की सिफारिश की। तो वह है एडवर्ड लॉ समिति, और इसी की सिफारिश के आधार पर सहकारी साख अधिनियम 25 मार्च 2004 को पारित किया गया। भारतीय सहकारी साख अधिनियम 25 मार्च 1904 को पारित किया गया। नेक्स्ट है दूसरी मैकटेगन समिति। मैकटेगन समिति 1914। मैकटेगन समिति 1914। इस समिति के द्वारा मौजूदा सहकारी अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश की गई। इस समिति ने कहा कि जो भी मौजूदा सहकारी अधिनियम है उनमें संशोधन किया जाए। नेक्स्ट है मेहता समिति 1937। मेहता समिति 1937। इस समिति के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समिति गठन का प्रस्ताव रखा गया कि सहकारी समितियों का गठन जो है वो बहुउद्देशीय होना चाहिए, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति चौथी है गॉडगिल समिति 1944। इस समिति ने कृषि साख हेतु सहकारी संगठनों की स्थापना का प्रावधान किया। कृषि हेतु सहकारी संगठनों की स्थापना के लिए जो प्रावधान किया वो कौन सी समिति ने किया? गॉडगिल समिति 1944। नेक्स्ट है सहकारी नियोजन समिति। सहकारी नियोजन समिति 1945। सहकारी नियोजन समिति 1945। इस समिति के अध्यक्ष R.G. सरैया थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? R.G. सरैया। इस समिति ने सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की। सहकारी नियोजन समिति ने सिफारिश की कि जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और जो भी सुविधाएं उनको चाहिए वो सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए, ऐसी सिफारिश इस समिति ने की थी। यह समिति है सहकारी नियोजन समिति। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति। अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति 1951। इस समिति का गठन गोरवाला की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया गोरवाला की अध्यक्षता में। तो इस कौन सी समिति थी? वो अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति। इसका गठन गोरवाला की अध्यक्षता में किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। इसका सुझाव था कि इस समिति के द्वारा भारत में वृहद सहकारी समितियों का गठन का सुझाव दिया। अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति ने कहा कि वृहद सरकारी समितियों का गठन किया जाए, इस तरीके का सुझाव इन्होंने दिया। नेक्स्ट था M.L. दंतवाता समिति 1964। M.L. दंतवाता समिति 1964। इस समिति का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज विपणन एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु सुझाव देना है। M.L. दंतवाता समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि उपज विपणन व आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु सुझाव देना था। इस समिति ने विपणन हेतु द्विस्तरीय ढांचे के गठन की सिफारिश की। इस समिति ने कहा कि इस जो विपणन किया जाएगा वो 2 स्तर पर होना चाहिए। पहला तो मंडी स्तर पर होना चाहिए। मंडी स्तर पर तो होंगे प्राथमिक विपणन केंद्र और फिर उसके बाद होना चाहिए केंद्रीय विपणन केंद्र। नेक्स्ट है R.N. मिर्धा समिति 1964। R.N. मिर्धा समिति 1964। यह समिति सहकारी समितियों के मापदंडों का निर्धारण करने से संबंधित है। R.N. मिर्धा से याद रखें मापदंड। तो
RN मृदा समिति 1964 जो है, इस समिति का जो कार्य है वो है सहकारी समितियों के मापदंडों को निर्धारित करना। सहकारी समितियों के मापदंडों को निर्धारित करना। तीसरी है RK हजारी समिति। RK हजारी, इस समिति ने सहकारी शाख के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। त्रिस्तरीय ढांचे का प्रस्ताव किसने रखा? RK हजारी ने। और द्विस्तरीय ढांचे का प्रस्ताव रखा ML दंतवाता समिति द्वारा। तो देखिए यहाँ पे यूँ याद रख सकते हैं, दंतवाता द से शुरू होता है, तो दंतवाता से द्विस्तरीय, तो द्विस्तरीय ढांचे का गठन करने की सिफारिश की ML दंतवाता ने, और त्रिस्तरीय की सिफारिश की है RK हजारी समिति 1975। इस समिति ने सहकारी शाख के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, जिसका सुझाव सहकारी शाख संगठन पर था। नेक्स्ट 10वीं है क्रेफी कार्ड समिति। क्रेफी कार्ड समिति, इसके अध्यक्ष CV रमन थे। इनका सुझाव था कि फार्मर्स सर्विस सोसाइटी का गठन किया जाए, किसानों के लिए सर्विस सोसाइटी का गठन किया जाए, लैंप्स तथा नाबार्ड की स्थापना की जाए, सहकारी शाख हेतु बड़े राज्यों में त्रिस्तरीय व छोटे राज्यों में द्विस्तरीय ढांचे का गठन किया जाए। ये क्रेफी कार्ड समिति ने कहा था कि यदि सहकारी शाख बड़े राज्यों में है तो उसका त्रिस्तरीय व छोटे राज्यों में है तो द्विस्तरीय ढांचे का गठन किया जाए। ये थे सहकारी समितियां। कुछ सहकारी समितियों के बारे में बात की थी हमने। अब हम बात करेंगे सहकारिता से संबंधित अधिनियम। सहकारिता से संबंधित अधिनियम। सहकारी शाख समिति अधिनियम 1904, सहकारी शाख समिति अधिनियम 1904, सहकारी समिति अधिनियम 1912, सहकारी संगठनों के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम 1912 में सहकारी संगठन के गठन का प्रावधान कौन सी समिति में किया गया, कौन से अधिनियम में किया गया? सहकारी समिति अधिनियम 1912। उसके बाद है तीसरा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम में सहकारिता को प्रांतीय सूची में शामिल किया गया। कौन से सूची में शामिल किया गया? प्रांतीय सूची में। किसके द्वारा? भारतीय शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। तथा राज्यों को सहकारी समिति अधिनियम 1912 में परिवर्तन का अधिकार दिया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम बॉम्बे कॉरपोरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1925 पारित किया गया। अधिनियम 1912 में परिवर्तन को अधिकार दिया गया और इस अधिनियम के तहत सबसे पहले बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1925 पारित किया गया। नेक्स्ट है मल्टी यूनिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1948। मल्टी यूनिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1948। इस अधिनियम के स्थान पर एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1948 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। देखिए मल्टी यूनिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1948 जो था, इस अधिनियम के स्थान पर एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 पारित किया गया और पहले जो अधिनियम था 1948 उसको बंद कर दिया गया। मल्टी यूनिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1948 को बंद कर दिया गया। उसकी जगह पर बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 पारित किया गया। उसके बाद बहुराज्यकीय सहकारी समिति अधिनियम 2002। बहुराज्यकीय सहकारी समिति अधिनियम 2002। इस अधिनियम में 1984 के अधिनियम ने 1984 के अधिनियम का स्थान लिया। 1984 के अधिनियम का स्थान किसने ले लिया? बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002। उसके बाद अधिनियम में संशोधन हुआ। 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संशोधन के द्वारा सहकारी संगठनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सहकारी संगठनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 97वें संविधान संशोधन में, जो कि 2011 में हुआ।
अब है भारत में सहकारी संगठन। देखिए भारत में सहकारी संगठन मोटा मोटा पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। भारत में कौन कौन से सहकारी संगठन है, किस प्रकार से काम करते हैं। भारत में 1889 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा प्रथम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। सबसे पहले 1889 में भारत में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार वर्ष 2004 में मद्रास में स्थापित किया गया। प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार वर्ष 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया। प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना कांजीवरम मद्रास प्रेसिडेंसी में अक्टूबर 1904 में की गई। पहली सहकारी साख समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारत में कांजीवरम मद्रास में। कब की गई? अक्टूबर 1904 में। वर्ष 1929 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना मद्रास में की गई। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास में। कब की गई? 1929 में। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास संगठन NCDC, राष्ट्रीय विकास संगठन। इसकी स्थापना मार्च 1963 में की गई। राष्ट्रीय विकास संगठन, इसका कार्य क्या है? कृषि में बीज व उर्वरक आदि आगतों की उपलब्धता सहकारी समितियों के माध्यम से सुनिश्चित करवाना। कृषकों के लिए बीज और उर्वरक आदि आगतों की उपलब्धता यानी कि उनको उपलब्ध कराने का कार्य किसका? सहकारी समिति के माध्यम से करने का फैसला लिया। फसल उत्पादन के बाद विपणन व भंडारण हेतु सुझाव देना। इसके कार्य हैं किसके? राष्ट्रीय विकास संगठन के। फसल उत्पादन के बाद विपणन व भंडारण हेतु सुझाव देना। उसके बाद है बैकुंठ लाल मेहता सहकारी प्रबंधन संस्थान पुणे में स्थित है। सहकारिता प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता करवाता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1965 में की गई। इसका उद्देश्य था उपभोक्ता सहकारिता को प्रोत्साहित करना तथा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का प्रमुख कार्य था कि उपभोक्ता सहकारिता को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। नेक्स्ट है इफको IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई। इफको की स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई। इसका कार्य था किसानों को उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। उसके बाद है एक क्रबको, कृषक भारती कॉरपोरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1980 को की गई। क्रबको की स्थापना 17 अप्रैल 1981। इफको की स्थापना 3 नवंबर 1967। अब क्रबको के कार्य क्या क्या है? क्रबको कार्य है, इसका पहला कार्य कृषि आगतों को उपलब्ध कराना। दूसरा है कृषि सहकारी समितियों को सुदृढ़ता प्रदान करना, उनको सुदृढ़ बनाना। आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित करना। इसके बाद है सहकारी विपणन संगठन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई। इसकी स्थापना
2 अक्टूबर 1958 में की गई। इसके कार्य क्या थे? आदिवासी क्षेत्रों में उपजों की खरीद को प्रोत्साहित करना। आदिवासी क्षेत्रों में उपजों की खरीद को प्रोत्साहित करना। दूसरा है आदिवासी क्षेत्रों में प्रसंस्करण व विपणन को प्रोत्साहित करना। डाइफेड के द्वारा मोटा अनाज दलहन वनोत्पाद की खरीद नेफेड के रूप में की जाती है। आदिवासी उपज विपणन में प्रसंस्करण तथा आय में वृद्धि हेतु ट्राइफेड द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यहाँ पे संविधान में सहकारिता, ये आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। 57वें संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में। इसे फरवरी 2015 में लागू किया गया। और इसमें क्या संविधान में क्या संशोधन किया गया? इसमें सहकारिता को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि सहकारिता को संवैधानिक दर्जा। तो सवाल यहाँ बनता है, सहकारिता को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन में हुआ? तो इसका जवाब है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे लागू किया गया, जो कि 2011 में हुआ और इसे 2015 में लागू किया गया। और इसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं? संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19A फर्स्ट C जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों का निर्माण मौलिक अधिकार के रूप में माना गया। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिसके तहत सरकार सहकारी स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इस संशोधन के अंतर्गत एक नया भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी संगठनों से संबंधित अनुच्छेद 243ZH से लेकर के 243ZT तक शामिल किए गए। ये यहाँ पे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243ZH के अंतर्गत सहकारी समितियों ZH के अंतर्गत सहकारी समितियों की परिभाषा दी हुई है। ZJ के अंतर्गत इसकी स्थापना का प्रावधान है। ZI के अंतर्गत बोर्ड के सदस्य और उनके पदाधिकारी अधिकारियों की संख्या व कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद Z के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ZL बोर्ड के विघटन, निलंबन व अंतरिम प्रबंधन का उल्लेख करता है। ZM सहकारी समितियों के अंकेक्षण का उल्लेख करता है। ZN जो है वो आम सभा की बैठक बुलाने का प्रावधान रखता है। ZO सहकारी संगठन के सदस्यों की सूचना पाने का अधिकार रखता है। ZP सहकारी समितियों के आयकर रिटर्न की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ZQ सहकारी समितियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराध व दंड का प्रावधान करता है। ZR यह बहुराज्य सहकारी समितियों के आवेदन का उल्लेख करता है। ZS यह अनुच्छेद सहकारी समितियों के केंद्र प्रशासित राज्यों में क्रियान्वयन का उल्लेख करता है। ZT मौजूदा कानूनों के बने रहने का प्रावधान करता है। ये थी संविधान में उल्लेखित ये अनुच्छेद थे। अब है राजस्थान निर्वाचन अधिकारी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन बोर्ड 1 मार्च 2005 को गठित किया गया। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार राजस्थानी सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना 1 मार्च 2005 को की गई। सहकारी बैंकों का प्रथम ATM 15 अगस्त 2016 को अजमेर में स्थापित किया गया। सहकारी बैंकों का प्रथम ATM
कब और कहाँ लगा? तो 15 अगस्त 2016 को अजमेर में स्थापित किया गया। तो ये थी सहकारिता, कंप्लीट हुई यहाँ पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।